एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12th की सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के बारे में। इसके चैप्टर 2 से शुरू करेंगे हम, क्योंकि जो चैप्टर 1 है वो तो सिर्फ रीडिंग के लिए है, यानी उसका एग्ज़ाम के हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सिलेबस में कोई भी दिक्कत है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। पार्ट 1 होने वाला है ये इस चैप्टर का, और नोट्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं ज़रा हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हम पढ़ेंगे जनसांख्यिकी क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, इसके प्रकार, आकारिक, सामाजिक, फिर इसके प्रकार यानी किस किस तरीके की जानकारियाँ इससे हमें मिलती है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, लिंग अनुपात, साक्षरता, आयु संरचना, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, वृद्धि दर, प्रजनन दर, ग्रामीण एवं नगरीय भिन्नताएं, परीक्षता अनुपात, व्यावसायिक संरचना, ये सब हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ देखेंगे जनगणना क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से, जैसे कि पुरानी और आधुनिक। फिर देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है, जो कि रॉबर्ट मॉल्स द्वारा दिया गया था। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत देखेंगे। फिर भारत के संदर्भ में इन सब चीज़ों को समझेंगे कि भारत में जन्म दर वगैरह वगैरह सब कैसा है, बिल्कुल डिटेल में चैप्टर डिस्कस करेंगे। आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसी के अंदर। फिर भी अगर कोई रह जाएगा तो आपके पास कमेंट सेशन है, जाकर कमेंट कीजिए और हम टोटली आपको रिप्लाई करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स, जो पहले वाले टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जनसांख्यिकी आखिर है क्या। तो देखिए, जनसंख्या के सुव्यवस्थित अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है। ठीक है, जनसांख्यिकी कहा जाता है। ये जनसंख्या लिख दिया गया, क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आप जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं और जब उसे सुव्यवस्थित ढंग से, तरीके से करें, बिल्कुल ठीक से करें, प्रोसीजर के तहत करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी बोलते हैं। अगर इसको वर्ड को देखें हम तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है डेमोग्राफी। ठीक है, जो कि यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस और ग्राफीन से बनकर मिला है। ठीक है, मिलकर बना है बेसिकली। तो डेमोस का मतलब क्या होता है, लोग, और ग्राफीन का मतलब क्या होता है, वर्णन। ठीक है, तो लोगों का वर्णन, यानी इसका मतलब क्या हो गया, लोगों का वर्णन। तो इससे हमें समझ आ गया कि जनसांख्यिकी का मतलब क्या होता है, लोगों का वर्णन। अगर दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो देखिए, एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं, क्या क्या विशेषताएं होंगी, जैसे उसकी आयु कितनी है, लिंग कौन सा है, व्यवसाय कौन सा है, इसके आधार पर जब हम वर्णन करते हैं तो उसी को हम जनसांख्यिकी बोलते हैं। तो अब जो जनसांख्यिकी है उसके अंदर क्या क्या है, जैसे लिंग अनुपात हो गया, आयु संरचना, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, ये सब टॉपिक्स हम इसमें कवर करते हैं। तो चलिए एक एक करके सब पर नज़र डालते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि जनसांख्यिकी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दो प्रकार है मुख्य रूप से, पहला है आकारिक और दूसरा है सामाजिक। तो आकारिक जो जनसांख्यिकी है, देखिए आकारिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत हर चीज़ को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जब आप जनसंख्या का अध्ययन संख्या के रूप में करने लगे तो उसी को बोलते हैं हम क्या, आकारिक जनसांख्यिकी। उदाहरण के लिए जैसे मैं बात करूं कि मैं महिलाओं की संख्या बता रहा हूं, पुरुषों की संख्या, साथ ही साथ किसी विशेष क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या, या फिर देश में गरीबों की संख्या, तो ये सब संख्या के आधार पर बताया जा रहा है ना, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आकारिक। आकार के आधार पर क्या करना, वर्णन करना। तो ये आकारिक जनसंख्या या जनसांख्यिकी हो गई। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, सामाजिक जनसांख्यिकी। सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत हम उनकी विशेषताओं के आधार पर उनका वर्णन करते हैं, जैसे उनकी राजनीतिक विशेषताएं हो गई, आर्थिक विशेषताएं हो गई, सामाजिक विशेषताएं हो गई, राजनीतिक विशेषताएं हो गई, तो इन सब के आधार पर, या सांस्कृतिक विशेषताएं हो गई, तो इन सब के आधार पर जब हम वर्णन करते हैं तो वो क्या हो गया हमारा, सामाजिक जनसांख्यिकी। ठीक है, तो पहला वाला आकार के आधार पर, दूसरा वाला विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, तो इसी तरीके से इन दोनों के बीच क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो अब हम एक एक करके हर टॉपिक को समझेंगे कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, प्रवास क्या होता है, वन बाय वन। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भारत में इन सब की क्या स्थिति है। तो पहले हम देखते हैं कि जन्म दर क्या होता है। देखिए, जन्म दर का संबंध 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों से। यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पहला कि 1000 स्त्रियाँ, और दूसरा जीवित बच्चे, मृत नहीं, कौन से, सिर्फ जीवित। तो 1000 स्त्रियों ने जितने जीवित बच्चों को जन्म दिया ना, वही होगी क्या हमारी जन्म दर। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए कि एक टाइम के दौरान 1000 स्त्रियों ने क्या किया, 20 बच्चों को जन्म दिया। 1000 स्त्रियों ने 20 बच्चों को जन्म दिया, तो जन्म दर कितनी हो गई, 20 हो गई। अगर उन्होंने 30 को जन्म दिया होता तो कितनी होती, 30 होती। 100 को जन्म दिया होता तो कितनी होती, 100 होती। सिंपल। निकालते कैसे, तो हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं कि किसी विशेष वर्ष के अंदर कितने बच्चों ने क्या लिया, जन्म लिया, और उस विशेष वर्ष के अंदर जनसंख्या कितनी थी, उसको इंटू कर देते हैं किससे, 1000 से, बस हमारे पास आ जाती है क्या, जन्म दर। दूसरा होती है अशोधित मृत्यु दर। मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि भाई एक साल के दौरान कितने लोग मर गए। ठीक है, 1000 लोगों में से कितने लोग मर गए। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक साल के दौरान 1000 लोगों में से 20 लोग मर गए,
ठीक है भाई। तो मृत्यु दर कितनी हो गई, 20 हो गई। 50 मरते तो 50 हो जाती। तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मृत्यु दर आएगा, ठीक है, एक गलती से लिख दिया गया होगा। तो मृत्यु दर हम कैसे निकालते हैं, तो ऊपर रखते हैं हम मरने वालों की संख्या, नीचे रखते हैं साल के बीच में उस जगह की टोटल जनसंख्या कितनी, और इंटू कर देते हैं किससे, 1000 से। तो इस तरीके से आपकी क्या निकल जाती है, मृत्यु दर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो होता है प्रवास। प्रवास का मतलब क्या है, देखिए व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं यहाँ से कहाँ चला जाऊँ, मुंबई चला जाऊँ। तो उस स्थिति में मैंने क्या किया, प्रवास किया, कि मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया। मैं ऐसे ही मुंबई से अगर दिल्ली आ जाऊँ तो वो भी प्रवास होगा, ठीक है। प्रवास के प्रकार कौन कौन से, तो पहला होता है स्थायी। स्थायी का मतलब जो हमेशा के लिए चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप दिल्ली छोड़ के हमेशा के लिए मुंबई चले गए, वहीं सेटल हो गए, वहीं काम कर रहे हो, तो वो आपका स्थायी प्रवास हो गया। या फिर जैसे कोई लड़की होती है वो मैरिज करने के बाद किसी दूसरी जगह जाकर स्थायी रूप से रहती है ना, तो वो भी प्रवास है। अस्थायी प्रवास कौन सा होता है, जैसे मैं थोड़े से समय के लिए जाऊँ, मे भी मैं घूमने के लिए चला गया, कहीं विजिट करने चला गया। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली से मुंबई अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया, 1 हफ्ता रहा और वापस आ गया, तो ये अस्थायी है। इसी के साथ साथ मान लीजिए मैं घूमने चला गया, तो वो सब चीज़ें क्या, अस्थायी प्रवास है। नेक्स्ट होता है मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर मौसम के अंदर कोई व्यक्ति जाता है और नेक्स्ट टाइम क्या होता है, वापस आ जाता है। जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, तो जब शहरों में काम का मौसम होता है तो वो शहर चले जाते हैं, वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाकर जब ऐसा टाइम आता है कि वहाँ पर काम नहीं है तो वो वापस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर फिर जब काम का टाइम आता है तो वो चले जाते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर वापस आ जाते हैं। तो ये कौन सा हो गया, मौसमी प्रवास हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात क्या होता है, देखिए जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या में एक टाइम के दौरान कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं, उनका जब अनुपात निकाल लेते हैं ना, रेशियो, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम लिंग अनुपात बोलते हैं, ठीक है। इसको मापने के 2 सूत्र हैं, एक तो कौन सा है जिससे विश्व मापता है यानी दुनिया मापती है, और एक वो है जिससे भारत मापता है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए विश्व में क्या किया जाता है, ऊपर पुरुषों की जनसंख्या रखते हैं, नीचे स्त्रियों की जनसंख्या, और इंटू करते हैं किससे, 1000 से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 1000 स्त्रियों के लिए कितने पुरुष हैं, ठीक है। मान लीजिए 1000 स्त्रियों के लिए 900 पुरुष हो सकते हैं, अगर 933 आए तो 933 पुरुष है, यानी 1000 स्त्रियों में वहाँ की जनसंख्या में कितने पुरुष है, 933। पर भारत में इसका उल्टा नापा जाता है, ऊपर किसकी जनसंख्या रखते हैं, स्त्रियों की, और नीचे किसकी रखते हैं, पुरुषों की। तो 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियाँ हैं, ठीक है भाई। तो ऊपर क्या था, यहाँ पर 1000 स्त्रियों पे कितने पुरुष हैं, और यहाँ क्या था, 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियाँ हैं। तो ये क्या होता है, हमारा लिंग अनुपात, यानी पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के बीच का अनुपात। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे सामने आती है आयु संरचना। आयु संरचना क्या होती है, इसे समझते हैं। देखिए आयु संरचना का मतलब है कि अलग अलग आयु वर्गों के अंदर जनसंख्या कितनी है। अब आयु वर्ग क्या होते हैं, देखिए मेन रूप से ना 3 आयु वर्ग होते हैं। पहला होता है 0 से 15, यानी 0 से 15 साल। दूसरा होता है 15 से 59 साल, और तीसरा होता है 60 से ज़्यादा साल। तो हम ये देखते हैं कि भाई 0 से 15 साल के कितने लोग हैं हमारे देश में, फिर 15 से 59 साल के कितने लोग हैं, और 60 फिर यानी उससे ज़्यादा उम्र के कितने लोग हैं। ये जानने का फ़ायदा क्या है, तो देखते हैं ज़रा जानने का फ़ायदा क्या है। तो देखिए जो 0 से 15 साल के लोग होते हैं ना, वह आश्रित जनसंख्या होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बच्चे शामिल होते हैं। अब जो 0 से 15 साल के बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो काम तो करते नहीं, तो वो आश्रित है। आश्रित का मतलब क्या है कि डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो इसी वजह से ये क्या होती है, आश्रित जनसंख्या होती है। और अगर ये जनसंख्या ज़्यादा होगी, यानी हमारे देश में इस सेक्टर के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर ज़्यादा जनसंख्या होगी, तो देश में शिक्षा सुविधाओं को सुधारने पर बल दिया जाएगा, ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सके और आगे देश के विकास में योगदान दे। तो इससे सरकार को पता चलेगा कि भाई इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 15 से 59 साल का वर्ग आता है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पर ना कार्यरत जनसंख्या होती है। जो भी 15 से 59 साल का होता है मोस्टली काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे देश के अंदर विकास की गति तेज होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, काम करके विकास में सहयोग करते हैं, और इससे देश में विकास की गति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट होता है 60 वर्ष से अधिक वाले, यानी 60 साल से ज़्यादा वाले। तो इससे क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से वृद्ध जनसंख्या आती है, यानी जो बूढ़े हो चुके होते हैं, ठीक है। ऐसी जनसंख्या अधिक होने पर देश में स्वास्थ्य संबंधी और पेंशन संबंधी सेवाओं पर खर्चा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों को स्वास्थ्य और पेंशन संबंधी सेवाएं चाहिए ना, ठीक है। और इसे भी क्या कहा जाता है, आश्रित जनसंख्या, क्योंकि ये भी अर्न नहीं कर रही होती, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है लिटरेसी। तो लिटरेसी यानी बेसिकली अगर आप सिंपल समझे तो एजुकेटेड लोग कितने हैं हमारे देश के अंदर, ये हम निकालते हैं इसके अंदर। तो साक्षर किसे कहते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि एजुकेटेड माना किसे जाता है। तो साक्षर उस व्यक्ति को कहते हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में, यानी सामान्य जीवन के अंदर एक सामान्य सा वाक्य समझ सके, पढ़ सके और लिख सके। यानी जो एक व्यक्ति किसी भी सामान्य से वाक्य को समझ सके, लिख सके और पढ़ सके,
उसी को हम क्या मानते हैं, लिटरेट मानते हैं, यानी कि पढ़ा लिखा मानते हैं। ठीक है, साक्षरता दर के आधार पर देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। साक्षरता दर जितनी ज़्यादा होगी, यानी जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, उससे हमें पता चलेगा कि भाई देश के अंदर कितनी अच्छी आर्थिक और सामाजिक स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या पता चलता है कि अगर अधिक साक्षरता दर है, यानी किसी देश की साक्षरता दर जो क्या है वो अधिक है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि भाई उस देश के अंदर जो सरकार है ना वो अच्छी नीतियाँ बना रही है, इसीलिए लोग क्या है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और भारत के अंदर किसको साक्षर माना जाता है, तो भारत के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो कि 7 वर्ष से ज़्यादा का है, यानी उसकी आयु 7 वर्ष से ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ वह क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है और कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस यानी अंकगणितीय परिकलन कर सकता है, तो उसे हम क्या मानते हैं, साक्षर मानते हैं। तो ये था आपका पहला पार्ट। ठीक है, सभी पार्ट ज़रूर देखिए, साथ ही साथ सिलेबस भी देखिए, तो आपको आइडिया क्लियर रहेगा। पूरी टोटली जो वीडियोज़ है वो हम आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे बाय द टाइम। ठीक है, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर बहुत इन्फॉर्मेशनल कंटेंट हम शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ जो भी डिटेल्ड चीज़ें हैं वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।